सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणवानंद एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन, खूब भालो। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरा पहला फर्स्ट पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा है प्लीज गो एंड वॉच इट, जाकर देखिए। मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और जिन लोगों ने मेरा वो वाला वीडियो देखा है उनके लिए वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। चलिए फिर शुरू करते हैं। बिफोर आई डू सो लेट मी शेयर विथ यू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, और मुझे उम्मीद है कि आपको यह सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम तो सुना होगा, इनको तो सभी लोग जानते होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और पूरी दुनिया को यह पता है, नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, कि 1913 में गीतांजलि के लिए ही गॉट द नोबेल प्राइज। सबको पता है, वेरी नाइस। लेकिन क्या आपको यह पता है कि 2004 में इन द ईयर 2004 हिज नोबेल प्राइज गॉट स्टोलन? कुछ चोराए और चुरा कर चल दिए, पता है आपको? तो उसके बाद भैया क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि जब स्वीडिश एकेडमी को इसके बारे में जानकारी मिली, व्हेन दे गॉट दिस इंफॉर्मेशन, तो उन्होंने क्या किया, उसी नोबेल प्राइज का रेप्लिकाज, दो रेप्लिकाज उन्होंने बनवाए, एक गोल्ड में और एक सिल्वर में, सॉरी सिल्वर में नहीं, ब्रॉन्ज में बनाकर विश्व भारती यूनिवर्सिटी को फिर से प्रेजेंट कर दिया। तो इसके बारे में आप और भी ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं। मेरा काम था आपको रास्ता दिखा दिया, एंड आई होप दैट यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस इंफॉर्मेशन। चलिए, तो फिर काम की बात पर आते हैं, फिगर ऑफ स्पीच पे आते हैं। तो ये पार्ट 2 है। चलिए, तो पार्ट 1 में मैंने 5 फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस किया था। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इस वीडियो में कितना कर पाता हूं। आपको तो पहले ही से पता है, दिस इज अ वेरी लॉन्ग टॉपिक। तो पहला फिगर ऑफ स्पीच जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं, उसका नाम है आयरनी। जरूर आप लोगों ने नाम सुना होगा, और आम जनजीवन में, हमारे डेली लाइफ में इसका बहुत यूज है। मैं खुद परेशान हूं इससे। चलिए, तो आयरनी जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के आयरनी होते हैं। एक होते हैं वर्बल आयरनी, एक होते हैं सिचुएशनल आयरनी, एक होते हैं ड्रामेटिक आयरनी, एक होते हैं कॉमिक आयरनी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वर्बल आयरनी क्या होता है। सपोज कीजिए आप स्कूल लेट से पहुंचे, यू हैव रीच्ड योर स्कूल लेट, और आपको देखते ही टीचर कहे, ओ यू आर वेल ऑन टाइम, कि आप एकदम समय पर हैं। क्या आप समय पर सच में पहुंचे? नहीं पहुंचे ना, आप लेट से स्कूल पहुंचे, लेकिन आपके टीचर कह रहे हैं कि आप समय पर पहुंचे। तो इसका मतलब क्या है? ही इज कमिंग अप विथ एन आयरनिकल स्टेटमेंट। तो यहां पर ये आयरनी का एग्जाम्पल हो गया, वर्बल आयरनी का, बोलकर ये बात कह रहा है। दूसरी चीज, when I was a student in class 6th और 7th, तो मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हो चुका है, हंसिएगा नहीं आप लोग। मेरे मैथ्स के टीचर ने एक सवाल दिया, एंड ही एक्सपेक्टेड मी टू सॉल्व दैट, और बहुत ही बेसिक सवाल था। मैं उस सवाल को बनाने में आई वाज अनेबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो पता है व्हाट डिड ही से? उन्होंने कहा, यू आर द ब्राइटेस्ट माइंड इन द क्लास। मैं ब्राइटेस्ट माइंड हूं क्लास का, बताइए क्या मजा है। तो यही वर्बल आयरनी का यही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप वर्बल आयरनी समझ गए होंगे। दूसरा होता है सिचुएशनल आयरनी। अब ये सिचुएशनल आयरनी क्या है? तो अब सिचुएशनल आयरनी का मतलब है कि सिचुएशन में आपको कॉन्ट्राडिक्शन दिखेगा। अच्छा, आयरनी का मतलब क्या है? सॉरी, मैं बताना भूल गया। आयरनी का मतलब होता है गल्फ बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या सच में हो रहा है, इनके बीच के डिफरेंस को आयरनी बोलते हैं। तो सिचुएशनल आयरनी में क्या होता है? सिचुएशन में ही कॉन्ट्राडिक्शन होता है, ठीक है। अब जैसे आपने वो सैमुअल टेलर कॉलरिज की वो पोएम पढ़ी होगी, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि शिप जो है समुद्र के बीच में फंसा है, ठीक है। समुद्र के बीच में फंसा, इसका क्या मतलब है? हर जगह पानी ही पानी है, हर जगह पानी है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होता है, लोग का गला सूख रहा है और वो चौक हो रहा है, और उससे लोग मर रहे हैं। मतलब दे कैन नॉट ड्रिंक वाटर। आयरनी देखिए, हर जगह पानी ही पानी है, बट स्टिल दे कैन नॉट ड्रिंक वाटर। ये लाइन आपने सुना होगा, वाटर वाटर एवरीवेयर, ऑल द बोट्स डिड श्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। सिचुएशन देखिए, हर जगह पानी है, लेकिन आप पानी पी नहीं सकते।
क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी कौन पी सकता है? नोबडी कैन ड्रिंक द वाटर फ्रॉम द सी। तो ये इसी को बोलते हैं सिचुएशनल आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी क्या है? ड्रामेटिक आयरनी का ये मतलब होता है, जैसे कि आप कोई मूवी देखे, कोई प्ले देखे, तो उसमें क्या होता है कि ऑडियंस को पता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक्टर्स है या परफॉर्मेंस वो प्रिटेंड करते हैं दैट दे डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जैसे आपने मैकबेथ प्ले पढ़ा होगा, तो मैकबेथ प्ले में क्या होता है, डंकन को बुलाया जाता है मैकबेथ के घर, ठीक है, मैकबेथ के घर इनविटेशन उसको दिया जाता है और डंकन बहुत खुश है, उसका अल्टीमेट ट्रस्ट है मैकबेथ में, बट लिटिल डज ही नोज दैट ही इज गोइंग टू बी किल्ड। लेडी मैकबेथ के भड़काने पर मैकबेथ जो है डंकन को मारने जा रहा है। ओहो, तो ये है सिचुएशन। तो इसी को बोलते हैं ड्रामेटिक आयरनी। हम लोगों को पता है व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेकिन डंकन इज अनअवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं। एक एग्जांपल, आपने 3 इडियट्स मूवी तो सबने देखा होगा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो उसमें लाइब्रेरियन दुबे से जब वो स्पीच जब टाइप करवाता है चतुर रामलिंगम, जब उसको स्पीच देना होता है, तो वो क्या होता है, सबको पता है, वो स्पीच के शब्द बदल देता है। वो रणछोड़दास सहमदास छाछा आमिर खान जो है वो स्पीच के शब्द बदल देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, हम लोगों को पता है क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू ए बिग ब्लूपर, वी ऑल नो दैट। लेकिन क्या चतुर को पता है? नहीं पता है ना। और उसके बाद क्या होता है, सबको पता है। तो इसी को बोलते हैं ड्रामेटिक आयरनी। हम लोगों को, ऑडियंस को पता है दैट व्हाट इज गोइंग टू ट्रांसपायर, लेकिन एक्टर्स को नहीं पता है, परफॉर्मेंस को नहीं पता है कि क्या होने वाला है। इसी को बोलते हैं ड्रामेटिक आयरनी, ठीक है। आई थिंक इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। चलिए अब आते हैं, वर्बल आयरनी हो गया, ड्रामेटिक आयरनी हो गया, अब सिचुएशनल आयरनी हो गया। अब आते हैं कॉमिक आयरनी पर। अच्छा, कॉमिक आयरनी क्या होता है? कॉमिक आयरनी होता है स्टेटमेंट पढ़ के हमें ह्यूमरस लगे। व्हेन वी रीड दैट, तो हमें वो स्टेटमेंट ही ह्यूमरस लगे। जब आपने प्राइड एंड प्रेजुडिस आपने पढ़ा होगा जेन ऑस्टन का, तो कैसे शुरू होता है? ये ऐसे शुरू होता है, इट इज अ फैक्ट यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट एवरी मैन इन ए पोसेशन ऑफ एवरी मैन, मतलब ऐसे ही कुछ है कि जिसको भी अच्छा फॉर्च्यून चाहिए मस्ट बी इन ए पोसेशन ऑफ समथिंग लाइक दैट, कि उसे एक वाइफ की जरूरत होती है, एक वुमेन की जरूरत होती है। जबकि देखिए ये बिल्कुल ही आयरनिकल स्टेटमेंट है। कैसे आयरनिकल है? क्योंकि जब आप जैसे ही शुरू होता है तो वी फाइंड कि इसमें जो कैरेक्टर है वो जो है खुद हस्बैंड के चक्कर में रहती है। वो जो कैरेक्टर है उसकी माँ जो है अपनी बेटियों को हस्बैंड के चक्कर में रहती है, उसके बेटी के हस्बैंड के चक्कर में रहती है, उसको हस्बैंड मिल जाए, ठीक है, ताकि सोशल रेस्पेक्ट मिल सके। तो इसी को बोलते हैं कॉमिक आयरनी, कि आयरनी मतलब स्टेटमेंट से स्टेटमेंट में ह्यूमर है, ठीक है। तो आई थिंक नाउ इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन, ठीक है। चलिए अब दूसरा आता है पैराडॉक्स। अच्छा, व्हाट इज पैराडॉक्स? तो पैराडॉक्स का मतलब होता है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब खुद से खुद की बात को काट देना। मतलब पहले खुद वही बात कहे फिर बाद में उसी बात को काट दे, तो दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स। आपको याद होगा शशि थरूर जी ने एक बहुत ही बुक लिखी थी, एक बुक लिखी थी जिसका कि नाम है पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। अब प्लीज, आप लोग पता है आप लोग बहुत पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, तो प्लीज डोंट असाइन एनी पॉलिटिकल कलर टू माय स्टेटमेंट। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो उन्होंने लिखा पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, किसके बारे में सबको पता है, और उस बुक में क्या हो सकता है एवरीवन नोज, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पैरा, मीन्स यू से समथिंग एंड इमीडिएटली यू कॉन्ट्राडिक्ट दैट, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट, खुद से खुद के बात को काट देना, तो उसी को बोलते हैं पैराडॉक्स, ठीक है। समझ में बात आ गई? अब जैसे कि एक्टर्स को या स्टार्स को, क्रिकेटर्स को या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को आपने देखा होगा खुद ऐड करते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, ये लगाइए आपको सक्सेस मिलेगी, ये लगाइए 5 दिन में गोरापन। और वही लोग ट्विटर पर डालते हैं कि हम लोगों को रंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, रेसिज्म नहीं करना चाहिए, बायकॉट रेसिज्म, कॉन्ट्राडिक्टरी है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। तो इसी को बोलते हैं पैराडॉक्स, ठीक है।
इंडिया में क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। तो दिस इज अ वेरी एलिगेंट पैराडॉक्स, ये बहुत ही एलिगेंट पैराडॉक्स है। ठीक है, आई होप कि आपको पैराडॉक्स का मतलब समझ में आ गया। वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, इसका नाम है ऑक्सीमोरॉन। अब ऑक्सीमोरॉन क्या है? ऑक्सीमोरॉन होता है जब हम अपोजिट वर्ड्स या अपोजिट टर्म्स को एक साथ यूज करते हैं। वेन अपोजिट वर्ड्स या अपोजिंग वर्ड्स और टर्म्स आर जक्स्टापोज्ड टुगेदर, तो उसी को बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरॉन। W.B. येट्स की एक पोयम है एस्टर 1916, एस्टर 1916, तो उसमें एक लाइन है, अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न। अब देखिए, एक तरफ टेरिबल, एक तरफ ब्यूटी, टेरिबल ब्यूटी एक साथ यूज है। अब कहां ब्यूटी कहां टेरिबल, तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक गाना सुना होगा आपने, मेरा चैन भी मेरा दर्द भी, मतलब जो दर्द है वही चैन भी है। मीन्स पेन एंड रिलीफ बोथ हैव बीन यूज्ड टुगेदर। ये ना तुम ही हो, ये वाले गाने में मेरा चैन भी मेरा दर्द भी तुम ही हो, तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा हो। और बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे कैलकुलेटेड रिस्क, रिस्क भी और कैलकुलेटेड भी। जब आपने पूरा फूक फूक का कदम बढ़ा रहे हैं तो फिर इसमें रिस्क है, लेकिन ऐसा यूज होता है। ऑलमोस्ट परफेक्ट, अब परफेक्ट लगा भी रहे हैं और बोल रहे हैं ऑलमोस्ट परफेक्ट, तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। चलिए, अब तीसरा आता है एंटीथेसिस। तीसरा, ये चौथा ऐसा भी है, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब नाम है एंटीथेसिस, मतलब दो अपोजिंग आइडियाज को एक साथ बैलेंस करना। टू अपोजिट आइडियाज आर बैलेंस्ड टुगेदर, उसी को बोलते हैं एंटीथेसिस। तो जैसे टू अर्न इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म की लाइन है, रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। तो उसी की लाइन है कि टू अर्न इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। और आपको ये पता होना चाहिए कि एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म ये कोई ऐसे नहीं है, दिस इज ए पोएम। आई होप यू नो दैट। अगर नहीं पता है तो आज ये बात जान लीजिए। तो ये क्या है? एंटीथेसिस। एक तरफ कुछ और है, एक तरफ कुछ और है, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को हम लोगों ने बैलेंस कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड एंटीथेसिस। दूसरा एग्जांपल क्या दे सकते हैं? मैन प्रपोजेड गॉड डिस्पोजेज, एंटीथेसिस। ठीक है, और एक रेसेलस एक है जो लिखा गया था 1759 में इनके द्वारा, सैमुअल जॉनसन के द्वारा। तो उसमें एक लाइन है, मैरिज हैज मेनी पेन्स बट सेलिब्रेसी हैज नो प्लेजर। अब बताइए, मैरिज हैज मेनी पेन्स, बहुत दुख दर्द है मैरिज में, बट सेलिब्रेसी हैज नो प्लेजर। अब कहां पेन कहां प्लेजर, दोनों का आइडिया जो अपोजिंग है, दोनों को बैलेंस एक साथ कर दिया, एंटीथेसिस हो गया। बात समझ में आई? अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हाइपरबोली। अब हाइपरबोली क्या है, उसका यूज हम लोग बहुत करते हैं। हाइपरबोली का मतलब होता है एग्जेजरेशन, अतिशोक्ति, बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, बोलते हैं ना राय का पहाड़ बनाना, तो इसी को बोलते हैं हाइपरबोली। जैसे मैकबेथ की लाइन है, लेडी मैकबेथ कहती है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस हैंड, मतलब अरेबिया के सारे परफ्यूम इस हाथ पे जो वो स्टेंच है, ब्लड का जो स्टेंच है, उसको नहीं मिटा सकते। हाइपरबोली का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, आंसुओं से पैर धुल दिए उनके, जैसे कि सुदामा जी जब कृष्ण के पास आए तो आंसुओं से कैसे पैर धुल सकता है? समझ रहे हैं बात को? तो इसी को बोलते हैं हाइपरबोली। ठीक है, अब एक गाना नहीं है, तुमने काजल लगाई दिन में रात हो गई। अब कोई अगर काजल लगाएगा तो दिन में कैसे रात हो जाएगी? लेकिन इन ऑर्डर टू अचीव एन आर्टिस्टिक इफेक्ट और किसी चीज को इम्फेसाइज करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, हाइपरबोली का, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। समझ में बात आ रही है?
मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी ना, अगर नहीं आई है तो फिर से आप इस बात को पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे और पढ़ना है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में मैं कंक्लूड करूंगा बाकी बच्चे सारे को। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।